नाउ सी ऑल ऑफ इट। देखिए कॉपी निकालो सारे, नोट करना है। बाकी आपको समझ उसे ठीक आ गया सब कुछ, आपको पीछे आपको समझ उसे वाला ठीक आ गया था बिल्कुल। फटाफट यू एंड इधर तुम आए थे परसों, तुम भी आए थे परसों, तुम भी आए थे परसों, एंड तुम फिर परसों नहीं थे अभी ऑनलाइन चल, एंड बट तुम आए थे परसों एंड तुम आए थे बाकी। चलिए एक कॉपी निकालो। एक टॉपिक चल रहा है वो 2 दिन आपको थोड़ी तकलीफ देगा क्योंकि वो टॉपिक रनिंग में, ठीक है, जो नए आए उनको बोल रहा हूँ। एक बार टॉपिक खत्म होता है, नया स्टार्ट होता है, देन यू विल कम टू नो कि हाँ रियलाइज हो जाएगा कि समय समस्या आ गई। हालांकि मुश्किल ये भी नहीं होगा क्योंकि ये टॉपिक जो मैथ्स वालों ने बहुत सारे ने पढ़ा हुआ है पहले, तो वो आपको परेशानी नहीं आने वाली इसमें। बट फिर भी है तो रनिंग टॉपिक, कुछ तो पीछे बीत भी गया होगा उसमें से, तो एक आध दिन में टॉपिक खत्म होता है तो फिर नया स्टार्ट होगा, फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए एडजस्टमेंट करनी है। राइट, हमारा टॉपिक जो चल रहा है उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब याद रखिए, आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लिए है जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है 2, यानी अगर मैं क्वाड्रेटिक बोलता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू कितना 0, तो इसको हम क्या नाम देते हैं बोलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, हमने नाम दिए, एक रूट का नाम अल्फा और एक रूट का नाम बीटा। अब हमें ये भी मालूम है, हमें सम निकालना आता है, हमें p निकालना आता है, वी नो एवरीथिंग, जो हमें रिलेटेड चीज पता है। आज जो हमें 2 चीज सीखनी है उसमें नंबर 1 है नेचर ऑफ द रूट्स। राइट डाउन नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? अब नेचर ऑफ द रूट्स जो है उसको निकालने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, उसको बोलते हैं डी। डी डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, एंड दैट इज द फॉर्म दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर बोलिए, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो d होता है इसको बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक को आप ठीक से पढ़ोगे तो फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए प्लीज प्लीज प्लीज, अब ये जो आपने पढ़ा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अब इसमें x स्क्वायर के साथ a है, x के साथ b है और कांस्टेंट हमारा c। अब इस फॉर्मूले के बिहाफ पे चलेंगे तो d निकालने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस कितना बोलिए 4ac। अगर ये d लिखना शुरू करो, नंबर 1 इफ d इज इक्वल टू 0, अगर मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और मेरा d जिसको बोलते हैं हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर उसका वैल्यू क्या आ गया 0, अगर वो 0 आया देन रूट्स आर इक्वल, देन रूट्स आर इक्वल, यानी हम जानते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं 2। अगर रूट्स इक्वल हैं तो यानी एक रूट 5 है, दूसरा रूट भी क्या होगा 5, 7 7 8 8 1/3 -2 होगा सेम, चाहे दोनों प्लस में हो चाहे दोनों माइनस में होंगे सेम। तो उसको बोलते हैं डी अगर क्या आ जाता है 0 तो वी रियलाइज के रूट्स आर इक्वल। नंबर 2, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी पॉजिटिव आ गया 1 2 3 4 फ्रैक्शन में आ गया लेकिन 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आता है। मैथमेटिक्स में मोर देन 0 क्या होता है पॉजिटिव, लेस देन 0 क्या होता है नेगेटिव। अब ये मोर देन 0 आया यानी वो क्या बोल रहा है पॉजिटिव। अगर आपका डी क्या आता है बोलो पॉजिटिव, देन रूट्स आर रियल। लिख लो अभी, रूट्स आर रियल, रियल रूट्स क्या बोलोगे आप रियल। और तीसरा केस अगर d लेस देन 0 आता है, अगर d क्या आता है बोलिए लेस देन 0 यानी नेगेटिव। आपने b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया और उसका आंसर आ गया -5, अब लेस देन 0 हो गया वो। अब d अगर नेगेटिव आ गया देन रूट्स आर इमेजिनरी, देखिए रूट्स आर इमेजिनरी। अब एक बात को ध्यान में रखिए, आपने d निकाला और d की वैल्यू आ गई, d होता है b स्क्वायर माइनस कितना 4ac। मान लीजिए वो d निकालने पे आपका आंसर आ गया 7। अब वो 7 अपने आप में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पॉजिटिव, तो फिर केस नंबर 2 हो गया रूट्स हम क्या बोलेंगे रियल। सारा समझाऊंगा अभी। और मान लो d निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac और वो d आ गया -7, तो वो नेगेटिव है। और अगर वो नेगेटिव है देन रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी का मतलब हो गया कि आप उसके रूट फाइंड नहीं कर सकते, इमेजिनरी है। यू आर नॉट एबल टू फाइंड द रूट्स ऑफ दोज इक्वेशन बिकॉज डी ही बता रहा है हमें कि रूट किस टाइप के होंगे। अगर डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स आर क्या बोलते हैं हम इमेजिनरी,
इन दैट केस एक्चुअली रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स है ही नहीं। तो आप ना ढूंढो ना उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि आपने बता दिया गया, वो डी से चेक हो गया, डी से चेकिंग हो गई भैया रूट आने भी हैं कि नहीं आने हैं, और जैसे ही डी देखा आपका नेगेटिव आ रहा है, यू विल नॉट फाइंड द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन एंड यू विल से रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनेशन मतलब अलग है कुछ, हम इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनेशन में बातें आ रही सारी की सारी। ठीक है, अब पहला केस, जब d इज इक्वल टू क्या आया 0, अगर d की वैल्यू 0 आई तो रूट्स आर क्या बोलोगे आप, इक्वल 7 7 5 5 -5 -5 सेम होंगे, 1/3 1/3 ये भी सेम होंगे, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं लेकिन होंगे इक्वल, ये बात कंफर्म्ड है। ठीक है, और दूसरा d इज मोर देन 0, मोर देन 0 का मतलब क्या है, रियल, आपने d निकाला पॉजिटिव वैल्यू आ गई एंड यू क्लेम दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब रियल का मतलब क्या है, जितना मैथ्स आपने आज तक पढ़ा है वो सब रियल है, सिर्फ एक चीज छोड़कर, वो चीज होती है कि कभी रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो वो आयोटा बन जाता है। वो क्या बन जाता है, आयोटा। कितना मैथ्स पढ़ना आप पढ़ लो, लेकिन रूट में कभी नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। अगर कभी रूट में नेगेटिव साइन आ गया उसको बोलते हैं इमेजिनरी, उसका मैथमेटिक्स में कोई आंसर नहीं है, वो आयोटा के नाम पे डेफिनेशन दे दी गई है, लेकिन वो इमेजिनरी पार्ट है। थोड़ा सा भी जिसको मैथ्स वाले की नॉलेज हो वो अपने आप को रिवाइव करे। क्लास 11th में एक टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर, यू हैड यूज्ड द वर्ड आयोटा ओवर देयर, है ना, आयोटा का मतलब था रूट नेगेटिव। वी आर नॉट डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एट राइट नाउ, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में होता था आयोटा, जिसको बोलते हैं रूट नेगेटिव। तो रूट नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। उसके अलावा जितना मैथ्स आपने आज तक पढ़ा है वो सब रियल है, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, पावर, कुछ भी, रूट वुट जो पढ़ा है आपने वो सब रियल नंबर है। लेकिन अगर रूट में कौन सा साइन आ जाए तो वो होता है इमेजिनरी। तो d लेस देन 0 के लिए वो तरह के रूट आते हैं जो हमारे पास, जिनका कोई आंसर नहीं है, वो इमेजिनरी रूट्स हैं, हवा में रूट छोड़ दीजिए उनका, वेस्ट ऑफ टाइम ढूंढना। बाकी 2 3 4 7 -1/2 1/3 √5 √7 2 की पावर 3 2 की पावर 1, जो भी बोलना है आप बोल लो, वो सब रियल है। 0.1 0.2 1.7 -1.7 0, खुद हर वैल्यू क्या मानी जाती है, रियल। सिर्फ एक वैल्यू के रूट में नेगेटिव साइन आ गया उसको बोलते हैं इमेजिनरी, बस एक वैल्यू। और d इज लेस देन 0 में आपके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, उसमें d नेगेटिव आ जाता है तो रूट नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। बाकी हर जगह पे रूट क्या मिलेंगे आपको, रियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब कुछ, लेकिन वो रियल होंगे। क्या होंगे वो, अगर 3 पॉजिटिव है -3 नेगेटिव है तो 3 भी रियल है और -3 भी रियल है। जो आप डिफाइन कर सकते हो वो रियल वैल्यू है, जो डिफाइन नहीं कर सकते वो एक ही चीज है, रूट में कौन सा साइन, ये आपकी बस की बात नहीं है, इसको छोड़ दो। और इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी। अगर क्या 7 रियल नंबर है, बोलिए, क्या क्या -7 रियल है, क्या √7 रियल है, क्या √-7 रियल है, नो, ये आता है d लेस देन 0 पे, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये बताया जा रहा है। ठीक है बात अभी। और अगर d की वैल्यू क्या आ जाती है, 0, तो अब याद करो d या तो 0 आएगा या मोर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा। अगर d की वैल्यू 0 आती है रूट्स विल बी इक्वल, अगर d की वैल्यू मोर देन 0 आती है रूट्स आर रियल, और d की वैल्यू लेस देन 0 आती है रूट्स आर इमेजिनरी। एक्चुअली रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन दैट केस। क्लियर बिल्कुल बात। और कोई पूछे क्या इमेजिनरी, तो आप बोलोगे इसमें रूट नेगेटिव आएगा, रूट में नेगेटिव आएगा तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। एकदम बात क्लियर ही वाली, कोई डाउट इसमें। अब देखिए, जो आपने पहला पार्ट पढ़ा वो आपने पढ़ा d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। अब जब d इज इक्वल टू 0 आपने पढ़ा तो आपने बड़े ईमानदारी से बोला कि सर इसके रूट्स क्या हैं, बोलिए, इक्वल। अब इसमें एक बात और है, वो पेंच आपको सीखना पड़ता है, वो ये सुनिए बात। अभी मैंने इक्वेशन लिख के दी x² - 10x + 25 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए जरा, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अपने आप में कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। देखो इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -10 और c की वैल्यू कितनी है
25। आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac। आपने बी स्क्वायर निकाला तो माइनस 10 का स्क्वायर किया बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना बोलिए 1 और सी कितना बोलिए 25 माइनस 10 का स्क्वायर बोलिए 100, 100 माइनस 100 कट के आंसर 0 आ गया। पर बोल नहीं रहे। तो आपने जो डी निकाला उसकी वैल्यू क्या आई 0। तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अब इसमें एक बात और बतानी जरूरी है, वो क्या है कि जब आपने ये इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक है, आप इसके फैक्टर बना भी लोगे, लेकिन आप इस इक्वेशन जरा ध्यान से देखिए। ये इक्वेशन देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। अरे बोलिए ये किसका होल स्क्वायर है? तो ये भी ध्यान रखो, जिस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे 100% वो इक्वेशन एक परफेक्ट होल स्क्वायर बनेगी। यानी जिसमें d की वैल्यू क्या आएगी 0, नो डाउट 100% उसमें जो इक्वेशन दी होगी क्वाड्रेटिक वाली वो एक क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर। चांस ही नहीं है ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वहां पर 3 तरह से क्वेश्चन आता है। d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल, इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आप फिर बोलोगे रूट्स आर इक्वल, क्योंकि इसमें भी d की वैल्यू क्या आने वाली है 0 आने वाली है। और तीसरा रूट ही दे दे फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब बताइए, ये इक्वेशन मैंने आपको दी एक्स स्क्वायर माइनस मैंने आपको दिया 6x प्लस दिया मैंने 9 इज इक्वल टू 0। आप जरा इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये इक्वेशन किसी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है ये? x माइनस 3। तो इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन गई। तो रूट्स डेफिनेटली कैसे होंगे इक्वल। और इसमें 100% d की वैल्यू क्या आने वाली है? आएगी, चांस ही नहीं ना आया, नहीं आने उसका कोई गुंजाइश नहीं है ना आए, वो आएगा। तो दोनों बातों को लिख लो। इफ d इज इक्वल टू 0 इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या वाइस वर्सा कि इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर d इज इक्वल टू 0। दोनों बातें याद रखनी चाहिए। क्लियर बिल्कुल बात। ये बातें एक एक चीज पूछते हैं एग्जाम में, वो लिख देंगे d इज इक्वल टू 0, व्हाट डू यू से अबाउट द रूट्स? आप बोलते रूट्स आर इक्वल। वो पूछते इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट डू यू से अबाउट द रूट्स? अगेन रूट्स आर इक्वल। ठीक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ये भी आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब आता है इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये सब आपके सिलेबस का है, ये बाहर से कोई काम नहीं कराया जा रहा आपको कि आपको लगे एक्स्ट्रा कराए जा रहे हैं हम लोग। नो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें सारी बातें भी जगह पे ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी खास आपको याद रखनी है कि जो बीच में बी लिखा है, अगर मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई और वहां पर बी है ही नहीं, यानी कि इक्वेशन आपकी ऐसे है, इसमें x वाला पोर्शन है कि नहीं है? आप बोलोगे नहीं है, यानी इसमें b की वैल्यू क्या आ रही है 0। अब लिखिए, लिखो इफ b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, ध्यान में रखिएगा। यानी अगर b की वैल्यू क्या आ जाती है 0, तो इसका एक रूट 5 है, तो एक रूट -5 है। यही तो सारा खेल सीखना आपने। अगर वहां आता है d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स आर इक्वल, और अगर आता है b इज इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट ऑल्सो। ध्यान में रखिएगा, ये याद करना आपको बैठ के आज। अगर d की वैल्यू 0 आई तो d कैपिटल D, तो एक रूट 7 है तो सेकंड रूट भी उसका 7 है। लेकिन अगर b की वैल्यू क्या दी हुई है, अगर उसका एक रूट 7 है दूसरा रूट -7 है। यस, याद रखना है आपको। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट के नजर नहीं आएंगे आपको, लेकिन आपको याद नहीं होंगे तो ऑब्जेक्टिव कैसे करोगे, क्योंकि सारा काम ऑब्जेक्टिव होने वाला है। बोलो मेरे साथ, इफ d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स आर इक्वल, एंड इफ b इज इक्वल टू 0 इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये आपको बोलना ध्यान रखना। क्लियर बात बिल्कुल। अभी ये गर्ल्स में डाउट किसी को? आगे बात समझ में। चलिए अब जितना हमने पढ़ा है उसको 2 मिनट को समराइज करते हैं, फिर एक स्टेप और सिखाना है मैंने आपको आज। ये बड़े काम की चीजें। अब d होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस कितना बोलिए 4ac। अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स आर इक्वल, अगर d की वैल्यू मोर देन 0 है रूट्स आर रियल, d की वैल्यू लेस देन 0 है रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। और अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए रूट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर पूरी इक्वेशन इज अ परफेक्ट होल स्क्वायर है तो d इज इक्वल टू 0,
रूट्स आर इक्वल। ये आपको अपने माइंड में बात सेट करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव में पूछते सब कुछ आएंगे। बताओ मेरे भाई, पक्का बिल्कुल? कोई परेशानी किसी को इसके अंदर? इसमें आपको जो 5-7 टॉपिक हुए हैं, एक एक बात को दिमाग में रख के चलना है। बढ़े आगे, प्रोसीड, चले नेक्स्ट लाइन डाल दो आप कि वो टॉपिक आपने कर लिया। जस्ट अ सेकेंड, चलिए नेक्स्ट लिखो, एक लाइन लिखना है, लिखो कंडीशन, लिखो कंडीशन ऑफ द रूट्स। अभी नेचर था ना, अब 2-3 चीजें सीखनी है, वो कंडीशन होती है, 2 स्टेप की कंडीशन। सुनिए, हाँ, अभी क्या होता है कि जब आप रूट लिखते हो, आपको मैंने वैल्यू दी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, 2 रूट होने चाहिए इसके, क्वाड्रेटिक ऑलवेज हैज हाउ मेनी रूट्स? 2 रूट्स। अगर उसके रूट आपस में रेसिप्रोकल हुए, जैसे एक 3 तो दूसरा 1/3, एक 5 तो दूसरा 1/5, एक -5 तो दूसरा -1/5, यानी रेसिप्रोकल होने चाहिए। यानी एक अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा, बीटा तो दूसरा 1/बीटा, 7 तो दूसरा 7। अगर रूट कभी ऐसे मिले कि रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इस बात को दिमाग में रखना, रूट्स हमेशा रेसिप्रोकल तब होते हैं जब a और c बराबर होते हैं। अगर a और c बराबर हुए, 100% उस इक्वेशन के रूट्स विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये कंफर्म्ड है, ये बात दिमाग में रखना। अगर आप बोलते हो कि ax² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0, एंड में फिर a आ गया नहीं आ गया, तो a और c बराबर हो गए दोनों, तो इसके रूट्स हमेशा क्या मिलेंगे आपको? रेसिप्रोकल। अगर इसका एक रूट 7 होगा तो दूसरे वाले का डेफिनेटली 1/7 होगा, डेफिनेटली याद रखिए। अगर a और c क्या है? इक्वल, रूट्स आर ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ ईच। लिखो, इफ a इज इक्वल टू c, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। समझा रहा अच्छे से? ये पॉइंट याद करने पड़ेंगे सारे, और याद कराएंगे सारा आपको, सिर्फ लिख के छोड़ नहीं रहे हैं आपके ऊपर, वो तो भूल जाओगे आप, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है हमारे सिलेबस करने में, क्योंकि एक ही चीज हम याद करवाएंगे साथ साथ आपको। आप कितनी चीजें याद रखोगे, भूल जाओगे आप तो, होगी बात ये भी। बड़े इसका नेक्स्ट स्टेप आप एक और सुनिए, आपने अब लाइन डालते जाओ, इंपोर्टेंट स्टार, उस पर स्टार बना दो, इंपोर्टेंट चीजें सारी। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप बताइए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? बोलो a। कोफिशिएंट ऑफ x b। व्हाट इज कांस्टेंट? अगर इन तीनों को मैं ऐड करके मेरा आंसर 0 आ जाए, क्या आंसर आ जाए? यानी अगर मैं a अलग से a प्लस b प्लस c करूं और उसका आंसर क्या आ जाए? मैंने कांस्टेंट 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 तीनों ऐड किए और मेरा आंसर क्या आ गया? आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मेरा आंसर क्या आ गया है? 0, तो रूट्स आर 1, c/a। लिखो भैया लिखो। तो 2 रूट्स हैं, जिसको अल्फा और बीटा कहते हो, उसमें एक रूट क्या होगा? 1, और दूसरा रूट क्या होगा? c/a। डेफिनेटली होगा, 100% होगा। आपके दिमाग में एक बात और आएगी, सर ये बात अगर मेरे को याद ना हो तो क्या मैं फाइंड कर सकता हूं? कर सकते हो, अभी दिखाता हूं कैसे कर सकते हो आप। क्वाड्रेटिक के रूट तो सॉल्व कोई भी कर लेगा, लेकिन मान लीजिए कि मैंने आपको इक्वेशन दी, जरा ध्यान सुनना, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब तो जो बुक का ऑर्डर है वो भी आके इसके रूट निकाल दे, मान जाऊं मैं, वो पागल हो जाएगा भाई सब करते करते। अब ध्यान से देखिए, तीनों का सम 0 है, चेक करो सम 0 है कि नहीं है? तो तीनों का सम अगर क्या आ रहा है तो इसके रूट क्या होंगे? 1, c/a। एक रूट तो मेरे भाई 1 हो गया, और एक रूट कौन सा बन गया? c/a। यहां पर c कौन है बोलिए? c माइनस ए, और a कौन है बोलिए? a माइनस बी। तो आपके रूट हैं c माइनस ए अपॉन a माइनस बी। तो आंसर आ गया आपका। और अगर नहीं सॉल्व करने बैठ जाओ तो 2 पेज भर जाएंगे, इतना पेज ही नहीं मिलना एग्जाम में आपको, तो शॉर्टकट तो आना ही चाहिए। आई थिंक एक एक बात क्लियर हो रही है आपको, कोई डाउट तो नहीं? हाँ, अगर आप ध्यान रखो, ये दोनों तीनों का सम अगर क्या आ जाता है? 0, तो क्या रूट होंगे? 2 जरा बोल के दिखाइए। 1, c/। अब वो अलग बात है कि यहां पर c माइनस ए हो गया है और a कौन हो गया है? m। वो अलग इशू चलता रहता है, वो तो बदलाव आते रहेंगे, वो तो आपको सीखना खुद ही होता है कि नहीं? शाबाश। अब ये बात आपने कर ली,
अब अगर कोई क्वाड्रेटिक बोलता, ध्यान से देखना, 3x², प्लीज सुनना, 3x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसने इक्वेशन दे दी ऐसी, और उसने बोला व्हाट डू यू से अबाउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। या तो आप सॉल्व करोगे, या ध्यान से देखिए, तीनों को ऐड करो, 0 आ रहा होगा, 1,1/3। आंसर आ गया आपका। देखो सबको ऐड करो, 3 माइनस 4 प्लस 1, तीनों को ऐड करा, आंसर क्या आया, 0। तो इसका एक रूट क्या होगा, 1, और एक रूट c/a, क्या c/a 1/3 बनेगा, तो इसके रूट्स बने 1,1/3। आपका सीधा आंसर खत्म, नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर। यार बोल नहीं रहे, पक्का बिल्कुल, शाबाश। दूसरी बात, अभी इसी में कंसेप्ट और छुपा है भी, कंसेप्ट है, सारे एग्जाम में कंसेप्ट काम चलता है आपका। मैंने आपको दिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने कहा अगर तीनों का सम 0 आता है तो रूट क्या होते हैं, जरा बोलिए, 1,c/a। अगर मैं कहता हूं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो एक रूट है 1 और एक रूट है c/a। वहां की ना पेंसिल ठीक चलती है, थोड़ा सा अटकता है, चलो ये आ गया है ना। अब उसने बोला कि अगर उसने बोली बात कि अगर आपको a प्लस बी प्लस सी 0 मिलता है तो रूट 1,c/a है, लेकिन अगर आपका a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलता है, मुझे b का साइन चेंज करना पड़ता है, अगर मुझे b का साइन चेंज करना पड़ता है तब जाके सम 0 आता है, तब रूट है साइन नेगेटिव कर देना। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, -1 माइनस c/a, यानी उसने अगर वैल्यू दी, देखो इधर 3x² प्लस 4x प्लस 1। हाँ जरा चेक करिए, इस इक्वेशन के a कौन है 3, b कौन है 4, c कौन है 1। अगर आप तीनों को ऐड करो 0 तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर b का साइन आप चेंज कर दो तो 0 आ रहा है, देखो आ रहा नहीं आ रहा है। तो इसके रूट कौन से होंगे, एक -1 होगा और एक -c/, यानी एक रूट -1 आएगा और एक रूट -1/3। ये आपके टाइम बचाने के लिए होते हैं, टाइम सेविंग टेक्निक होती है ये वाली। अभी ये सम जो कर रहे हो इसमें 3, 4, 1 है, ये तो बच्चा थोड़ी मेहनत करे तो उसका आंसर निकाल भी ले, लेकिन जो इससे पीछे सम था a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए, वो सॉल्व बताओ कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना उसको सॉल्व आप, तो उसके लिए शॉर्टकट आना ही चाहिए। नहीं आएगा शॉर्टकट तो आप सम कर ही नहीं सकते, भूल जाओ। क्लियर सारी बात? अभी कोई डाउट इसमें? चलिए, तो जितना हमने अब तक पढ़ा उसको पहले समराइज दोबारा से करेंगे। सबसे पहले पढ़ा था डी हमारे लिए होता है बी स्क्वायर माइनस, you are supposed to speak now, d is equal to b square minus 4ac. As soon as I write the part you need to reply that for it. D is equal to 0, equal roots. D is more than 0, real roots. D is less than 0, measure, यानी रूट एग्जिस्ट नहीं करते। अगर b is equal to 0, इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर पूरी इक्वेशन इज अ परफेक्ट होल स्क्वायर, रूट्स आर इक्वल, ये वही है, d इज इक्वल टू 0 आएगा इसमें भी, वो भी इसमें d इज इक्वल टू क्या आएगा 0। कोई आपको तेज पूछे d इज इक्वल टू 0, आप बोलो इक्वल, b इज इक्वल टू 0, इक्वल एंड ऑपोजिट। अभी स्पीड नहीं बना रहे, स्पीड बनाइए। d इज इक्वल टू 0, इक्वल, b इज इक्वल टू 0, d is more than 0, real, d is less than 0, imaginary। equation is a perfect whole square। अगर a plus b plus c is equal to 0 then roots are no 1,c/a। ध्यान रखना है। यस बोलिए, तो याद कराना सर आपको, तभी हमारे सिलेबस में टाइम लग जाता है हमारे कराने में, क्योंकि जितना होगा रिवाइज जरूर होगा पहले वो। तो बताइए a plus b plus c is equal to 0, 1,c/a, a minus b plus c is equal to 0, -1, -c/a। बोलो एक मिनट, d is equal to 0। आप कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसा नहीं काम चलता, कॉन्फिडेंस की पूरी कमी है। स्पीक, d is equal to 0, b is equal to 0, d is more than 0, d is less than 0, a plus b plus c is equal to 0। शाबाश। a minus b plus c is equal to 0,
-1 कॉमा माइनस सी बाय, कंफ्यूज थोड़ी होना है। हम तो 9 10 थोड़ी पढ़ रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हैं छोटी बातों पे, तो बाकी काम चलेगा कैसे? 4 बातें याद नहीं कर पा रहे तो ये तो पूरी पूरी कंपनी ऑडिट कैसे करोगे आप? दिमाग तो लगाओ अपना। अरे बोलिए। हाँ तो ये तो स्मार्ट होना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैंने पूछा अभी रिवीजन में, ये तो पक्का करेंगे आपको। ax² प्लस bx प्लस, हर एक टॉपिक कम होगा, कम सही आना चाहिए। ये क्या हुआ 10 टॉपिक करे, आता एक भी नहीं, फायदा कैसे करने का? टाइम बहुत है हमारे पास। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बताओ मेरे दोस्तों, अगर a और c बराबर हो गए, देन व्हाट यू से अबाउट द रूट्स? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या बोलोगे? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। डू नॉट से रेसिप्रोकल, जस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यस, खुद के रेसिप्रोकल हैं। अगर आप वर्ड बोलोगे रेसिप्रोकल तो लगेगा 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा आ गया, लेकिन अगर बोलोगे रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर तो बोलोगे एक अल्फा है तो दूसरा एग्जैक्टली। ये समझना, ठीक है ना? कोई डाउट? कोई डाउट? फिर अभी दोबारा फिर करेंगे रिवाइज। अभी यहां तक हो गया, फिर एक स्टेप पढ़ेंगे, फिर पीछे आएंगे। जब तक आपके दिमाग में पूरी तरह से भर नहीं जाती चीज, आपको नहीं छोड़ना। ओके ना? नेक्स्ट प्रोसीजर आगे लिखो, फिर लिखो कंडीशन ऑफ द रूट्स। लाइन डाल दिया करो, लाइन डाल दिया करो, लिखो कंडीशन ऑफ द रूट्स। वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, चीज अलग है थोड़ी सी। जस्ट एंड ऑल ऑफ यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ, आप जितनी चीजें पढ़ रहे हो याद भी करते जाओ सकते, ठीक है ना? हम तो करा ही रहे हैं। नाउ प्रोसीड, कम ऑन। नेक्स्ट स्टेटमेंट थोड़े इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, और जितना मुझे अच्छा वो फिर नहीं है, जस्ट अ सेकंड। अब क्या आता है आगे सुनना। मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं अल्फा और कौन? बोलिए, जो सालों से आप मान ही वही रहे हो, अल्फा और क्या लेते हो? बीटा। आई थिंक जो बच्चे पहली बार भी आ रहे हैं या जिन्होंने पहले अटेंड कर भी रखा है, एक बात तो वो भी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है, बोलिए, और अल्फा इंटू बीटा मेरे भाइयों c बाई। ये तो पता ही है, मोस्टली सभी को पता होता है। एक सम होता है और एक वो सब, चलो ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं जरा उस पर और गौर से करना। अब वो कहता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कहता है फाइंड द कंडीशन। आगे कंडीशन मांगेगा, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द रिलेशन, कुछ भी बोल सकता है। जब वो कुछ भी बोल सकता है तो उसका तरीका, उसका मतलब क्या सुनिए। उसने बोली पहली बात कि 1 रूट इज ट्वाइस द अदर, 1 रूट इज थ्राइस द अदर, 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, 1 रूट इज 5 टाइम्स द अदर। यानी अगर एक रूट अल्फा है दूसरा 5 अल्फा होना चाहिए, एक रूट अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा होना चाहिए। मतलब ऐसे बोलता है 1 रूट इज ट्वाइस द अदर। तो आप एक रूट क्या लेते हो? मान लो अल्फा, तो दूसरा रूट क्या लोगे? 2 अल्फा। अरे आप बीटा और 2 बीटा लो, कौन पूछ रहा है आपसे? वो आपकी मर्जी है। लास्ट में अल्फा बचना है ना बीटा बचना है, टेंशन तो वैसे नहीं रहेगी उसकी हमें। अब वो बोलता है 1 रूट इज थ्राइस द अदर, तो आप क्या बोलोगे? अल्फा एंड 3 अल्फा। अब इक्वेशन के लिए हमारे लिए जरूरी पॉइंट क्या है वो सुनिए, आइए मेरे दोस्त। कहता है फाइंड द कंडीशन सच दैट 1 रूट इज ट्वाइस द अदर। तो आप मुझे बताओ वो 2 रूट कौन से मान लू मैं? अल्फा एंड 2 अल्फा। 1 रूट इज ट्वाइस द अदर, तो एक रूट क्या लोगे? अल्फा, तो दूसरा, तो मैंने एक रूट अल्फा लिया और एक रूट 2 अल्फा लिया। यहां से एक सम सीख लो, सारे हो जाएंगे। एक अल्फा और दूसरा क्या लिया बोलो? अब मैंने पहले इसका सम निकाला, जैसे अल्फा और बीटा होते तो अल्फा प्लस बीटा निकालते थे। आज अल्फा और बीटा तो है नहीं, अल्फा और कौन है? तो पहले आपने इसका मेरे भाई सम निकाला। क्या सम माइनस बी बाई ए होता है? अरे सम तो वही रहेगा ना, चाहे बीटा बदल जाए तो भी क्या हो गया? सम तो माइनस बी बाई ए रहेगा। और इसका मैंने प्रोडक्ट निकाला, तो अल्फा इंटू क्या लिखूं? 2 अल्फा। हाँ जी बोलिए, सी बाई हो गया। एक ही सम को, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक ही सम सीखना फिर सारा काम खत्म। जब मैंने इसका सम निकाला तो अल्फा प्लस 2 अल्फा बिकेम 3 अल्फा। 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मैं ये 3 उठा के नीचे ले गया, अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 3 ए आया। अब जब मैंने निकाला इसका प्रोडक्ट तो अल्फा इंटू 2 अल्फा मेरा 2 अल्फा स्क्वायर बना। आप अल्फा की वैल्यू उठा के यहां से वहां पुट कर लोगे तो आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ
माइनस बी अपॉन 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, c बाय a। अरे होल स्क्वायर तो ओपन कर ही लोगे, माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा बोलो, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर आएगा। आप यहां वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका सारा आंसर ए बी और किस में आया, सी में। जो ए बी सी में आया वही हमारा रिलेशन मांग रहा था बिटवीन ए बी एंड सी। अभी एक व तीन सम करेंगे। अगर वो बोलता है कि सर क्वाड्रेटिक, अभी सुनते हो, अभी डाउट नहीं। अगर वो ये बोलता है कि रूट्स आर इन द रूट्स, एक रूट दूसरे का 3 टाइम्स है, एक रूट दूसरे का, तो एक रूट अल्फा लूंगा तो दूसरा क्या लूंगा, तो मैंने पहले उनका सम निकाला, फिर मैंने उन दोनों का क्या निकाला, प्रोडक्ट। जब मैंने सम निकाला तो मैंने माइनस बी बाई ए लिखा, उसको मैंने दोस्तों क्या लिखा, सी बाई ए। अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 4a। अब अल्फा इंटू 3 अल्फा बना 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू वहां से पुट कर लोगे, अरे स्क्वायर तो कर ही लोगे, तो जो इक्वेशन रिलेशन आएगा वो ए बी और किसके बीच में आएगा, उसी रिलेशन को फाइंड करने की बात कर रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट वन रूट इज थ्राइस द अदर। तो एक रूट अल्फा ले लोगे और एक रूट क्या ले लोगे, 3 अल्फा। अगला सुनिए, कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी इफ वन रूट इज 4 टाइम्स द अदर। वन रूट इज, तो वन रूट इज 4 टाइम्स, तो एक अल्फा और दूसरा क्या लूं, मैंने कहा थर्ड सम तक आई जाएगा, तो आगे आपको डाउट बचेगा नहीं। एक अल्फा और एक 4 अल्फा, पहले मैंने क्या निकाला, उन दोनों का सम। सम की वैल्यू क्या लिखते हैं, माइनस बी बाय, फिर क्या निकाला दोनों का, व्हाट इज अल्फा इंटू 4 अल्फा, 4 अल्फा स्क्वायर। क्या वो 4 अल्फा स्क्वायर सी बाई ए बनेगा। अल्फा प्लस 4 अल्फा 5 अल्फा, 5 कहाँ गया नीचे, तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन 5a बनी। ये अल्फा को मैंने वहां पर पुट किया, स्क्वायर तो कर ही देंगे, आपका रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी आ गया। ये आप वो मांग ही यही रहा, ऑप्शन ही यही होगा, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी या कंडीशन ऑफ ए बी एंड सी, कुछ भी लिख दे, क्या टेंशन है आपको। अरे कम ऑन, कोई डाउट, वो रहेगा भी नहीं, वो क्लियर हो जाता है। 3 सम तो वेट थोड़ी करनी पड़ती है ना प्रैक्टिस सेक के लिए। अब इसी को चेंज क्या करता है वो देखिए, वो कहता है वन रूट इज थ्राइस द अदर। तो आपने कहा एक अल्फा और दूसरा 3 अल्फा, और वो बोलता है रूट्स आर इन द रेशियो 2:3। कमाल, तो लाइन चेंज कर दी, कहता है रूट्स आर इन द रेशियो 2:3। अगर उनका रेशियो 2:3 है तो आप एक रूट को 2 अल्फा ले लो और एक रूट को 3 अल्फा। जरा डिवाइड करो, 2/3 नहीं आएगा। अगर रेशियो निकाल दो क्या आएगा, रेशियो 2/3 आगे रेशियो, तो एक 2 अल्फा और दूसरा, अब पहले क्या निकालूंगा इनका सम, फिर क्या निकालूंगा इनका प्रोडक्ट। व्हाट इज सम की वैल्यू क्या आएगी, 5 अल्फा, 5 कहां चला जाएगा नीचे, वैल्यू किसकी आएगी अल्फा, और वो अल्फा की वैल्यू कहां डाल दूंगा, वो जो स्क्वायर वाला पार्ट है आंसर। रूट्स आर इन द रेशियो 3:4, तो क्या रूट्स इमेजिन करूं, 3 अल्फा एंड 4 अल्फा। तो पहले क्या निकालोगे इसका सम, और फिर क्या निकालोगे इसका प्रोडक्ट। आप सम निकालोगे 7 अल्फा आएगा, 7 कहां जाएगा, वैल्यू किसकी आएगी अल्फा की, और वो जो मल्टीप्लाई वाले में अल्फा का स्क्वायर बना पड़ा होगा, ये अल्फा उठा के वहां डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। कम ऑन, कोई परेशानी इसमें। चलिए, नाउ वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स दिस डे। अब उसकी फटाफट रिवीजन करते हैं पूरी, ताकि व्हेन यू मूव आउट ऑफ दिस रूम आपको हर बात अपनी पूरी तरह से क्लियर होगी। सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स वी स्टडीड। नेचर ऑफ द रूट्स था डी, बी स्क्वायर माइनस, स्पीक को बात बोलो, बोलो स्पीक, लाउड होनी चाहिए बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू 0 है इक्वल, डी की वैल्यू मोर देन 0 है रियल, लेस देन 0 है, और इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, डी इज इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल, बी स्मॉल बी इज इक्वल टू 0 इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया तो 1 कॉमा सी बाय, और अगर a माइनस बी प्लस सी 0 आ गया -1 कॉमा माइनस सी बाय। अगर a और c बराबर हो जाए, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रूट्स आर इन द रेशियो 5:9, तो 5 अल्फा एंड 9 अल्फा। वन टाइम यू फाइंड द सम, द नेक्स्ट टाइम यू फाइंड द प्रोडक्ट। सम आएगा 14 अल्फा, 14 नीचे ले आया, अल्फा स्क्वायर में डाल दोगे, आपके सम का आंसर आएगा। समरी करने में 2 मिनट नहीं लगे, करने पूरा पीरियड निकल गया, क्योंकि बार बार करोगे याद हो जाएगी चीज, कभी भूलेगा नहीं फिर। और क्वाड्रेटिक के कुछ फॉर्मेट, क्या हर चैप्टर के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं जो आपको लिटरली याद ही होने चाहिए। नहीं याद होंगे तो आप चल नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर इतना टाइम नहीं है आपके पास कि मैं सोचूंगा फिर मैं लिखूंगा, आना चाहिए बस वहां। तो दैट्स व्हाई आपको जितना याद रहेगा
उतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए आसानी नहीं आपको जिसको डाउट है पहले वो पूछो। कोई डाउट किसी कोई डाउट नहीं? एक दिन और लगेगा परसों का, फिर आप पूरी क्वाड्रेटिक बुक से करोगे। अभी नहीं करनी क्योंकि सारे सब इंटरमिक्स्ड है। अब मैं छांट छांट के सब नहीं दूंगा, आज ये कर लो कल वो कर लो, ये काम नहीं होगी तो पूरी एक्सरसाइज निपटा देंगे साथ साथ। ठीक है, ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और क्वाड्रेटिक में अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ खास नहीं, बस क्वाड्रेटिक में जब आप कहते हो दो रूट है, जब क्वाड्रेटिक में कहते हो आपके पास दो रूट है, तो दो रूट का मतलब ये होता है कि वो दोनों रूट उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई। यानी अगर मैं वो रूट की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दूंगा एक्स में, तो मेरा आंसर इज इक्वल टू 0 आना ही चाहिए। अब एक इक्वेशन ऐसी आई एग्जाम में, पहले ये 11 चैप्टर ये क्वाड्रेटिक था, ये प्रॉपरली 11th क्लास के सिलेबस में होता था। अब क्वाड्रेटिक 11th सिलेबस में तो है पर कॉम्प्लेक्स नंबर के भी आपको, लेकिन पहले इट वाज कंप्लीटली इन सिलेबस, अब हटा दिया गया बस। और पता नहीं क्यों हटाया, जरूरत पड़ती है बच्चों के बाद में, होना ही चाहिए। कॉमर्स वाले भी पढ़ रहे हैं, नॉन मेड वाले भी पढ़ते हैं, हर बेकार में हटा दिया तंग करने के लिए लोगों को। कोई सर पैर तो है नहीं इस बात का, होना ही चाहिए। अब एक सम मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा अजीबोगरीब सम है। उसमें अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से ना जरा सा, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आप बोलते हैं यार ये क्या बोल रहा है, ये कहां से सम कहां लेके चला गया ये। आप जरा ध्यान से देखिए, आपको नहीं लगता है कि अल्फा और बीटा ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके रखा हुआ है? देखो जरा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखो आप देखो, जहां जहां एक्स इक्वेशन में जहां जहां एक्स है, देखो वहां पर अल्फा पुट किया गया है, फिर जहां जहां एक्स है वहां वहां पर बीटा पुट किया गया है। इक्वेशन देखो आप, जहां एक्स है वहां पर एक बार अल्फा पुट किया है, और जहां एक्स है वहां एक बार। अगर मैंने एक्स की जगह पर अल्फा और बीटा पुट कर रखा है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा उसके रूट है। अरे बोलिए, अरे एक्स की जगह पर तो वही जाएगा जो उसका रूट होगा। तो इसकी इक्वेशन में एक जगह पर एक्स में अल्फा गया है, एक जगह पर एक्स में बीटा गया है, तो अल्फा बीटा इसके क्या हैं? अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो इसका सम निकालने में क्या हर्ज है? माइनस बी बाई ए तो मांग रहे हैं वो आपसे, और माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस 5/1। आंसर कितना आ गया? 5 आंसर आ गया। सम में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको चालाक होना है। अब आप ये देखिए, जो क्वाड्रेटिक आपके सामने है उसको अल्फा ने भी सेटिस्फाई करा और उसको बीटा ने भी सेटिस्फाई करा। अगर अल्फा बीटा ने किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है तो अल्फा बीटा उसके रूट्स है, और अगर वो उसके रूट है तो आपने सम निकालने में क्या है? सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई, और माइनस बी बाई, इसमें ए कितना है बोलिए? 1, और बी कितना है बोलो? -5। तो आप जब माइनस बी बाई ए लगाओगे तो -5/1 का आंसर 5 ही तो आएगा, तो आपका आंसर आ गया। अभी बोलता मुझे अल्फा इंटू बीटा चाहिए, यानी क्या चाहिए? प्रोडक्ट, वो होता है सी बाई ए, यानी 3/1, तो उसका आंसर 3 आ जाता। इसमें क्या चीज है? ये समय से होती, करना कुछ नहीं था, सिर्फ तंग कर रहा है आपको। आपको हल्का सा टॉर्चर करेगा, आप बोलोगे आप परेशान। वो परेशानी से बचने के लिए सारी मेहनत की जा रही है आपके साथ। है कोई चैप्टर, कोई क्वेश्चन में दम होते ही नहीं एग्जाम में। सम्स आर क्वाइट इजी इन दोस टॉपिक्स, लेकिन लॉजिक क्लियर नहीं है बच्चों, उसके लिए मेहनत होनी चाहिए, वो सब जरूरी है। अब आज का डाउट है तो पूछो। एक क्लियर हो गई बात आपको? क्वाड्रेटिक नेक्स्ट क्लास में इट विल बी, क्वाड्रेटिक ऐसा नहीं कंप्लीटली ओवर, वो मैंने पहले सम कराने हैं फिर ओवर करेंगे। पहले एक दिन मैं सम कराऊंगा, फिर आप घर से करोगे, फिर आपका काम। अभी मैं आपको सम दे नहीं सकता, तो फिर ये तो ये बात है कि मैंने एक भी सम नहीं कराया और आपको सम दे दी करने के लिए। पहले सम बुक से हम तो कराएं थोड़े से, और 10 मैं करवा दूं, फिर मैं आपको दूं। ठीक है, पूरे में चैप्टर में सिर्फ 2 चीज़ डिफिकल्ट है, आप जो मेरे को सिलेबस कराना है, मेरे को मैथ्स ही कराना है, स्टैट्स टीचर दूसरे कराएंगे। ठीक है, तो वो जो 2 टॉपिक आपके टफ हैं, उसमें एक एपीजीपी आएगा और एक परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आएगा। बाकी चैप्टर्स ना परेशान करते हैं कोई, ना कोई परेशान होता है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिए, वेन एवर PNC एंड EPGP इज डन, उस टाइम आप कुछ भी करिए, चाहे यहाँ हो चाहे घर पे हो, छुट्टी करने की परमिशन कोई चांस नहीं। आपने ऑफ लिया नहीं, चैप्टर हाथ से गया। आप क्लियरली बोल दो, दोबारा बोलोगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप समझो इस बात को, डेली बेस पे वो काम नहीं हो पाएंगे। PNC एंड EPGP तो यार हमारे बस की भी नहीं दोबारा करना।
इसलिए उसको थोड़ा लेट करते हैं ताकि जिन बच्चों ने आना है वो आ जाए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन खुद परमुटेशन 20 दिन लेने वाला है। आप मुझे बताओ 20 दिन दोबारा कैसे गुन कराएगा, खुद सोचे जरा, किसी एंगल से पॉसिबल नहीं। और एक दिन आपका स्किप हुआ, नेक्स्ट डे यू विल बी लुकिंग एट मी कि सर ये क्या बोल रहे, समझ कुछ नहीं आ रहा। मिस आपने की है, गलती आपकी है, भुगती आप। इसलिए पीएनसी के दौरान तो ना आपको बीमार होने का हक है, ना आपको छुट्टी करने का हक है। बिल्कुल वेट करते, वो लास्ट चैप्टर है हमारा, वो लास्ट चैप्टर है हमारा, मेरे लिए लास्ट चैप्टर है, मेरे मैथ्स की लास्ट चैप्टर होगा। मैं वेट करता हूं इसलिए क्योंकि उसको दोबारा कराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और इसलिए वेट करते हैं नए बच्चे जिसने आने वो आ जाएं और हम खत्म करके उसका। और कोई चैप्टर बोलोगे दोबारा फिर भी देख सकता है आदमी, पीएनसी दोबारा कराना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। उसकी वजह बताता हूं क्यों है। उसकी वजह यह है कि जब आप पीएनसी कर रहे होते हो तो वो काम ही ग्रुप में बैठ के करने का है। इफ यू आर गोइंग टू टीच 2 or 3 चिल्ड्रन एट द सेम टाइम, आप पागल हो जाओगे, पढ़ा नहीं सकते उनका। जब आप पीएनसी ग्रुप में पढ़ाओगे तो एक आंसर इसने दिया, एक उसने दिया, आदमी में स्पिरिट पैदा होती है। हाँ, क्योंकि पीएनसी में फॉर्मूला कोई है नहीं, सिर्फ आपकी सोच काम आती है, तो वहां बड़ा फायदा होता है जब बच्चे मेहनत करते हैं उसके ऊपर। आपने डिस्कशन किया, उसने कोई रिप्लाई दिया, उसने कोई रिप्लाई दिया, हो सकता है आपका आंसर ठीक हो, बाकी का आंसर गलत आ रहा हो, उसमें एक दिमाग चलता है। 2 बच्चे बैठे होते हैं, स्पिरिट नहीं आती पढ़ाने की, पीएनसी पढ़ाने में वो क्या जवाब देंगे, देंगे नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। वो ग्रुप ही चलता है। मैं अभी ये जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं इनको बुलवाना पड़ेगा। पीएनसी तो बहुत जरूरी है, अगर आप या तो पूरा ऑनलाइन बैठो और ताकि मेरे आदमी फिर ये ना हो, या फिर मैं पूरा ऑफलाइन हूँ, एक ही काम हो सकता है। अगर आप बोलोगे टुकड़ों में काम हो रहा है, हम पढ़ा ही नहीं पाते। लास्ट ईयर भी डैमेज इस बात पे हुआ, आधे बच्चे घर हैं क्योंकि आवाज नहीं पहुंच रही। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बुक से पढ़ोगे, आपको एक शब्द समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला है नहीं ना, कहां से पढ़ोगे आप, तो वो समझ ही नहीं आता। बाकी हर चैप्टर में फॉर्मूले हैं, हर चैप्टर के लॉजिक्स हैं, वो तो इलॉजिकल चैप्टर बना पड़ा है, वो तो आपको हमें सीखने सिखानी पड़ता है। तो आप छुट्टी कर ही नहीं सकते उसमें किसी कीमत पर। हम आधों को यहाँ ध्यान दे रहे हैं, आधों को ऑफलाइन देख रहे हैं, आधों को ऑनलाइन देख रहे हैं, वो डिस्टर्बिंग है। तो पूरा ऑफलाइन करो या पूरा ऑनलाइन करो, एक ही काम होना चाहिए, ताकि मेरा दिमाग रहे कि मैंने सबको ऑनलाइन ही पढ़ाना। अब आधे यहाँ बैठे हैं, आधे वहां बैठे हैं, मैं उसको भी देख रहा हूँ, मैं इसको भी देख रहा हूँ, पीएनसी नहीं हो सकता। पीएनसी बुलाना पड़ेगा मेरे को कंफर्म्ड, या फिर सबको भेजना पड़ेगा, घर बैठो मैं भेज रहा हूँ, ताकि मेरा फोकस एक जगह पर है। और लिटरली बहुत गंदा चैप्टर, बहुत गंदा चैप्टर, आप बिलीव करिए, वो बिल्कुल कराएंगे, अगले मंथ होगा वो नेक्स्ट मंथ है। अभी जो बच्चे उस रूम में बैठे हुए हैं, दे हैव कम फॉर, उनका एग्जाम अगले महीने, जो एग्जाम वाले हैं वो डाउट लेकर आए हैं। अब अभी आप देखना, साथ बैठेंगे, अगर उनके 20 डाउट्स हैं तो 18 डाउट देखना पीएनसी के होंगे। डाउट किसी और में आते ही नहीं, हम इतना ज्यादा करा देते हैं, डाउट आते ही नहीं किसी में। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारी बात होती है बिना फॉर्मूले के, सब अकल की बात है। रोज नया सामने कुछ आ जाता है तो वहां दिक्कत बच्चों को आती है, दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन इटसेल्फ इज डिफिकल्ट, ऊपर से आपने छुट्टी कर ली, इट बिकेम मोर डिफिकल्ट, तो वो एक मुश्किल था। उसका इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है कि आपने पहले मैथ्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो आप में पहले अकल थी, अब है, वो तब समझ में आएगा। मैथ्स को लेना नहीं उससे, इसलिए आप ध्यान में रखना, वेन एवर पीएनसी विल बी स्टार्टेड, मैं उसे एक वीक पहले इन्फॉर्म करूंगा, ताकि यू शुड बी प्रिपेयर्ड एनफ कि भैया छुट्टी नहीं करनी, भैया मेरे कहीं आना जाना नहीं है, मेरा कोई प्लान नहीं बनना चाहिए। इसलिए 5-7 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे कि जब पीएनसी शुरू होने वाला हो, ठीक है। और आज का स्टेटस बताइए, दोज हु आर न्यू टू दिस बैच, कम ऑन, क्लियर हो गया तुम्हें क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गई। व्हाट अबाउट यू, लास्ट क्लियर हो गई, कोई डाउट आएगा नहीं एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, डाउट आपको आएगा नहीं। आपको फुल प्रूफ तो होता नहीं, गलती सबसे होती है, कमी सबकी रहती है, मेहनत कर सकते हैं ना, कमी डाउट आना नहीं चाहिए। बाकी कोई परेशानी हो विदाउट हेजिटेशन प्लीज टेल मी, क्योंकि बिल्कुल करनी है आपको। मैट्रिक्स 12 नहीं बताता हूँ मैं आपको, जो मैट्रिक्स 12th वाला है वो यहाँ पर सिर्फ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई इनवर्स नहीं, कोई आपके अंदर ईआरटी नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नाम है, ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्केलर है, जो नाम हुआ करते थे वो नाम। दूसरी बात, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात आपने मेरे से पूछी है, तो आई टेल यू अबाउट दैट, प्लीज मेक श्योर दैट कि उसमें आप इमेजिन कर लो कि पूरी डिफरेंशिएशन जिसने पढ़ी है उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी है आपने, तो बताओ बचा ही क्या,
बस वही है। एक मिनट, थोड़ी आवाज नहीं आ रही, बट मास्क डालो बोले। तो वो तो मैंने कराना है। तो वो जिनका वीक है, जो नॉन मैथ्स वाले हैं, उनकी क्लास ही एक्स्ट्रा है। आपको नहीं छोड़ देंगे ऐसे, ये ध्यान में रखना। आप ये नहीं सोचना कि मैंने फिर डिफरेंस कराई नहीं और मैं तो ये लेके चल रहा हूँ फॉर ग्रांटेड कि यू हैव डन डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन क्लास 12th ओनली। नहीं, मेरा उससे मतलब नहीं है। आपको आता है, इट्स वेरी गुड। आपको नहीं आता तो मेरी ड्यूटी, मैंने कराना है, बात खत्म हो गई। आपको उससे क्या करना। पर अगर आपको आता है तो आप खुद इमेजिन करो, दोज हु आर मैथ्स जिनके पास थी, तो आप इमेजिन करो पूरी डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री हटा दो, बोलो बचा क्या? क्या बचा? लॉग, एक्सपोनेंशियल, सिंपल छोटा मोटा प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, बस खत्म हो गया। और इमेजिन करो इंटीग्रेशन में क्या आएगा? कुछ है ही नहीं, वहां भी लॉग, एक्सपोनेंशियल और एक आता है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन। सारा खत्म, कुछ और है ही नहीं। और लेकिन जो नॉन मैथ्स है उसके लिए वो भी पहाड़ है कि होता क्या है भाई ये, क्योंकि इंटीग्रेशन नाम ही लगता है भाई साहब पता नहीं क्या चीज होगी। इंटीग्रेशन लोग बोलते हैं चीज है, क्योंकि जिसको भी आपने नॉन मैथ्स वाले से बोला होगा तो एक ही बात बोली होगी, यार बड़ा अजीब है इंटीग्रेशन। तो नॉन मैथ्स वाले ने और कुछ सुना हो ना सुना हो, ये जरूर सुना है कि इंटीग्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन आपको एडवांटेज इस बात का है कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आनी है। तो अगर आर डी शर्मा की क्लास 12th में 25 एक्सरसाइज थी इंटीग्रेशन की, 25 एक्सरसाइज होती थी, तो आप अगर उसमें से ट्रिग्नोमेट्री हटा दोगे तो 4 बचेंगी। तो आपको 4 करनी, बात खत्म, बस। हार्डली 4 टू बी डन फ्री। एंड इमेजिन डिफरेंशिएशन विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि जब भी आएगा तो यही याद आएगा, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। तो ये तो अब है ही नहीं, तो करने नहीं है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के छोड़ो, आपके पूरे सिलेबस में साइन थीटा कॉस थीटा कहीं नहीं मिलने वाला। पूरी बुक खंगाल लेना। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट योर कंसर्न, आपके लिए नहीं है। और इन एनी टॉपिक विल नॉट बी, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप तो फ्री हो गए। तो जिनके पास मैथ्स है उनके लिए एडवांटेज 3 चीजों का तो बड़ा है। पहला, मैट्रिसेस बहुत बच्चों वाला दे रखा है। डिफरेंशिएशन बड़ा इजी हो जाता है उनके लिए, बचा ही क्या। और बच्चा तीसरा इंटीग्रेशन, वो उनको पहले से आता होता है, तो वो तो फ्री है। तो जिनको नहीं आता है वो हमारा काम हम कराएं, उसे परेशानी की बात ही कोई नहीं। तो यू शुड नॉट टेक केयर ऑफ कि यार इसको तो आता है, इसको तो फायदा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। उसको फायदा होने वाला है, उसने 2 साल मैथ्स पढ़ा भी तो है, आपने मस्ती भी तो मारी है। फिर भाई चिढ़ा चिढ़ा के लोगों को बोला है मेरा तो नॉन मैथ्स है, तू तो लगा रहा है, मैं तो फ्री हूं। तुमने मस्ती भी तो मारी है उस टाइम पर, तो थोड़ा भुगतान तो करोगे नहीं करोगे। उस टाइम वो बेचारा मैथ्स रोता था, यार मैथ्स होता बड़ा मुश्किल है, मैथ्स बड़ा मुश्किल है, और तुम हंसते थे उसके आगे, और ले ले मैथ्स, और ले ले मैथ्स। अब वो हंसेगा और आपकी बारी है, तो हमें तो आता है। हर फ्रेंड जिसके पास मैथ्स है और जिसके 2 फ्रेंड आपस में जिसमें मैथ्स नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ कन्फ्लिक्ट। वो कहता है यार मैथ्स बहुत बड़ा सिलेबस है, तो वो यही कहता है शुक्र है जान छुट्टी में लिए ही नहीं। लेकिन उसको यही नहीं पता मुसीबत आगे खड़ी है। अब आगे हाँ, वो मैं नहीं कह सकता। वो नहीं फिर इको तो उन्होंने फिर भी पढ़ी है। जो कॉमर्स विद मैथ्स वाले भी थे, इको तो फिर भी पढ़ के आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने इको नहीं पढ़ी? अरे इको पढ़ के आए, सारे इको पढ़ के आए होंगे शायद, कि नहीं पढ़ के आए इको? आप लोग इको नहीं पढ़ के आए? मैथ्स वाले, नॉन मैथ्स वाले, ह्यूमैनिटीज थी क्या? फिर इको कैसे नहीं था? हरियाणा बोर्ड में था। अच्छा नहीं, मैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। हरियाणा बोर्ड में ऐसा होता, आई डोंट नो, ध्यान नहीं था मेरे को। लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं है, इको तो है ही है, इको तो मैंडेटरी है। अकाउंट्स इको आप सांस लेना छोड़ सकते हो, अकाउंट्स को नहीं छोड़ सकते, वो उनके मेन सब्जेक्ट है। और वो फिर नॉन मैथ्स वाले अकाउंट्स को टफ मानते हैं, और मैथ्स वाले वो कहते हैं हमारे लिए तो अकाउंट्स भी परेशान कर रहा है, मैथ्स भी परेशान कर रहा है। और जो नॉन मेडिकल का होता है वो तो बेचारा रो ही रहा होता है 2 साल। ऑलवेज फाइंड हिम क्राइम, अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा। 70 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होता है, 70 में से 10 आ रहे हैं। घर जाके एक ही चीज बोल रहा होता है, दोस्त भी फेल है तो क्या हो गया, मैं फेल हो गया तो बेस तो बनाना है ना। नॉन मेड वाकई आपको थोड़ा, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जितना आपका अकाउंट्स, इको, बिजनेस मिलाकर टफ है ना, उतनी के लिए फिजिक्स टफ है।
आपको लगेगा कि वो बच्चे रोते रहते, नहीं, वो जेन्युइनली रो रहे होते हैं, वो कसूर नहीं है उनका। आपके सारे मिला लो सब्जेक्ट, उनका फिजिक्स भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर। सोचो, वो भी केमिस्ट्री और पढ़नी, मैथ्स और पढ़ना उसको, तो उनका वाकई सिलेबस बहुत हार्ड है। इतना गंदा सिलेबस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये नहीं कि हमने नॉन में पढ़ा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हमने डील किया हर बच्चे से, हमें पता ही है। तो नॉन मेडिकल का एक लेवल बहुत ज्यादा इन्होंने हाई रखा हुआ है एज कंपेयर टू कॉमर्स सेक्शन। क्यों है उनकी मर्जी, उसमें आपका तो रोल नहीं है कोई भी। अच्छा, हरियाणा बोर्ड में ऐसा था कि यू आर गोइंग टू आउट फॉर मैथ्स और इको, ले सकते हो। अच्छा, ओके, नो वे, स्कूल में जरूरी है। स्कूल अगर आपके लिए हेल्पिंग हैंड नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। चलो कोई बात नहीं, पर ये सब इको पढ़ के आए हैं सीबीएसई वाले हैं, तो ये जो मैथ्स पढ़ कर आए हैं तो इको तो पढ़ के आए ही हैं, तो उनके लिए वो भी एडवांटेज है। आप हरियाणा बोर्ड से थोड़ी परेशानी आपको लगता है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी समझ अच्छे से आया सबको, क्लियर बिल्कुल बात। अच्छा, अब बात सुनिए, अभी आपके डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। बीच में अगर कभी मेरे को लगेगा संडे आई एम फ्री तो मैं इनको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो फिर आपको संडे का भी मुझे जरूरत पड़ेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि टॉपिक ऐसे आते हैं कई जगह पर जहां पर मैं बीच में ब्रेक दे नहीं पाता। समटाइम्स आई हैव टू गिव 2 कंसेक्यूटिव डेज, मुझे 2 दिन रो में देने पड़ जाते हैं। मुझे पता है अगर शनिवार के बाद ट्यूसडे बैच आएगा तब तक ये भूलने शुरू हो जाएंगे, तो समटाइम्स मुझे शनिवार के बाद संडे बैच देना पड़ जाता है मजबूरी में। कई टॉपिक ऐसे होते हैं हम उसको डिटेल नहीं कर पाते। अब संडे के बाद ट्यूसडे टॉपिक आएगा, 3 दिन का गैप आ गया बीच में, अब मुझे अच्छे से पता है 3 दिन में बच्चा भूलना शुरू हो जाएगा, ये परेशान होने वाला बैच का नंबर आ गया। तो फिर कई बार शनिवार को टॉपिक कराते हैं तो फिर संडे भी बैच लेना पड़ जाता है। अगर वो नौबत आती है जिस दिनों में, अगर शनिवार के बाद संडे चाहिए होगा तो फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं यहाँ पर इन्फॉर्म करूंगा, दे विल इन्फॉर्म यू प्रॉपरली। फिर वो क्लास अगर यहाँ नहीं तो फिर ऑनलाइन जरूर होगी। एक आध दिन, एक हफ्ते पूरे प्रोसेस में, सिलेबस में 1-2 संडे ऐसे उम्मीद है आते हैं, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि संडे क्लास भी हो सकती है, तो वो भी बताया जाएगा आपको, क्योंकि वो उसके सेकंड डे चाहिए। 3 दिन का मैंने हॉल्ट दिया ना, तो जो किया धरा सब खत्म हो गया, मजबूरी होती है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट इको अकाउंट्स एंड लॉ, मेरे लिए जो मैथ्स की बात है मैं उसकी बात कर, और आपका फुल सिलेबस विल बी कवर्ड इन 2 और 2.5 मंथ, 2.5 महीने पूरा कर दूंगा मैं, क्योंकि 20 दिन में पीएनसी होना है। मेन वही है कि लीनियर इनइक्वेशन है, 1 दिन टाइम वैल्यू मनी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सर पढ़ाएंगे, तो मेरा काम नहीं होता, तो बचा ही क्या, कुछ है नहीं। बचा पीएनसी और बचा मेन एपीजीपी, बाकी सब छोटे मोटे चक्कर होते जाएंगे। वही 20 दिन वो लेगा, 20 दिन वो लेगा, एपीजीपी 15-20 दिन, पीएनसी 15-20 दिन, वो 1.5 महीना एक्चुअली उसने लेना, बाकी सब तो महीने में खत्म। अभी तो 2 दिन हुए हैं, 3 दिन 4 क्लास हुई है, क्वाड्रेटिक आपको परसों खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये आ जाओ, चलिए आपका बैच है फ्री ऑफ